नमस्कार। द फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है। आज देश के 244 जिलों में मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक मॉक ड्रिल होना है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर और बहुत बड़ी खबर आई जब रात में करीब पौने 2 बज रहे थे और पाकिस्तान में 30 मिनट, चूंकि वो पहले का है तो करीब-करीब वहाँ पे सवा 1 बज रहा होगा। उस समय भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया और एयर स्ट्राइक में 9 ठिकानों को, आतंकियों के 9 ठिकानों को भारतीय फ़ोर्स ने तबाह कर दिया। बहावलपुर से लेकर के कोटली तक, मतलब लश्कर के हेडक्वार्टर से लेकर के जैश-ए-मोहम्मद और हिज़्बुल मुजाहिदीन के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें बहावलपुर, मुज़फ़्फ़राबाद, सियालकोट, टेहरा कला और उसके बाद जो है आपका कोटली शामिल है। इन सब के बीच अब रिएक्शंस भी आ रहे हैं और रिएक्शंस में भारतीय दल जो है पूरी तरीके से भारतीय सेना पर गर्व करते हुए कह रहे हैं कि ये हमारे लिए गर्व का क्षण है, गौरव का क्षण है और भारतीय सेना ने बखूबी अपने फर्ज को अंजाम दिया है, आतंकियों को उनके ठिकाने तक पहुंचा दिया है। तो इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मनीष कुमार, हमारे सहयोगी। मनीष, इस पूरी घटना को, जो पहलगाम के आतंकी हमले के करीब 14 दिन के बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इसको अंजाम दिया गया है, तो सबसे पहली तो बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर, जो नाम का जो सिलेक्शन है उसमें सिंदूर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो इसको ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों नाम दिया गया? जी मनीष, आपको आवाज आ रही है? मनीष, आपको आवाज आ रही है? मनीष, आपको आवाज आ रही है? ऐसा लग रहा है कुछ तकनीकी खामी की वजह से मनीष तक आवाज नहीं जा पा रही है। मुझे और को एक जानकारी से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र के बैठक की थी और जिसके बाद जिस तरीके से पहलगाम में जिन लोगों की हत्या की गई और जिनके पतियों की हत्या की गई धन पूछकर, तो और वो महिलाएं जो हैं आज के वो किस तरीके से उनके को उजाड़ दिया गया, तो ये एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री ने खुद इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है, जिससे जिन महिलाओं के पतियों की हत्या की गई इस निर्मम तरीके से उनके सुहाग का बदला लिया जा सके। एक तो बड़ी बात। दूसरी बात, अब जो बात निकल कर आ रही है, जैसा कि आपने ललित जी खुद बताया, करीब 9 आतंकी जो ठिकाने थे, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा, हिज़्बुल मुजाहिदीन, तीनों ही आतंकी संगठनों के 9 ठिकानों को भारतीय सेना ने, वायुसेना और भारतीय सेना ने दोनों ने मिलकर बिल्कुल सटीक तरीके से उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। और ये भी जानकारी निकल के ललित जी आ रही है कि करीब 100 के करीब आतंकी जो हैं इसमें मारे गए हैं। एक्चुअली अभी फिगर सामने नहीं आया है, लेकिन तमाम जो मीडिया सोर्सेज के जरिए जो खबर निकलकर पाकिस्तान की तरफ से जो आ रही है, काफी खासा नुकसान पहुंचाया गया है। वहां मुजफ्फराबाद में, आपको बहावलपुर के अस्पतालों में बहुत सारे लोग वहां पे भर्ती हुए हैं। वहां बिल्कुल गहमा गहमी एम्बुलेंस लगातार रात भर वहां पे जाती रही और लोग निकल के आसपास के इलाकों से भागे अपने घर छोड़कर। तो ये दर्शा रहा है कि काफी बड़ा नुकसान जो है वहां पे पहुंचाया है और जाहिर तौर पर भारत ने इस कदम के जरिए मनीष, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसका बदला लिया है। और मनीष, हम अपनी बात को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तब तक हम अपने दर्शकों को बता दें कि जिन 9 आतंकी ठिकानों को भारतीय फौज ने निशाना बनाया, उसको ध्वस्त कर दिया, तबाह कर दिया। और जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि अलग-अलग सोर्सेस के जो जानकारी आ रही है, उसमें करीब-करीब 100 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, यानी कि कोलैटरल डैमेज है, डैमेज बहुत बड़ा है। तो हम यहाँ बता दें कि वो 9 जो आतंकी ठिकाने हैं, वो कहाँ पे हैं, किस जगह पर हैं, जो एक लिस्ट जारी हुई है। उसके हिसाब से बहावलपुर का जो जैश का है, मरकज सुभान अल्लाह, इसी तरीके से मरकज तैयबा मुरीद के लश्कर का है। सरजल तेहरा कला, ये जेईएम जैश ए मोहम्मद का है।
महमूना जोया सियालकोट का है जो हिजबुल मुजाहिदीन का है, मरकज अहले हदीस बरनाला जो लश्कर का है, मरकज अब्बास कोटली ये कोटली में है जैश ए मोहम्मद का, मस्कर राहिल शाहिद कोटली ये कोटली में है एचएम का मतलब हिजबुल मुजाहिदीन का, सावई नाला कैंप मुजफ्फराबाद लश्कर का जो पीओके में है, सैयदना बिलाला कैंप मुजफ्फराबाद जो जैश ए मोहम्मद का है। मनीष ये 9 जो आतंकी ठिकाने हैं, खास बात ये है कि जब 2016 में उड़ी अटैक के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया तो वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में था। इसी तरीके से 2019 में पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ तो वो पाकिस्तान के अंदर था। इस दफा भी क्या हुआ है कि जो 9 ठिकाने ये हैं, इसमें से जो करीब 3 का जो नाता है वो पाकिस्तान से है और 6 का जो नाता है वो पीओके से है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से। तो आप देखें कि इस बार कॉम्बिनेशन भी रखा है कि मतलब पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। तो ये जिस तरीके से सिलेक्शन किया गया उसके पीछे एक मैसेज देने की क्या कोशिश की गई है पाकिस्तान को। मैसेज बिल्कुल साफ है ललित जी कि आप अपने जमीन से अगर आतंक को पनाह देंगे, उन पनाहों को अब जो है भारत उसको बर्दाश्त नहीं करेगा और उसकी तमाम सीमाओं को किस तरीके से 28 लोगों की हत्या की गई वहां पे निर्मम तरीके से इस बार पहलगांव में। इससे पहले भी हमने पुलवामा के समय में देखा था जब भारत ने बालाकोट में जाकर एयर स्ट्राइक किया था, वहां पे भी ये बातें सामने निकल कर आई थी कि करीब 300 के आसपास आतंकी, क्योंकि वो बालाकोट का जो कैंप था वो बहुत बड़ा कैंप हुआ करता था, बिल्कुल वहां पे पहाड़ों के बीच में एक जगह केंद्रित था और वहां पे जाके एयर स्ट्राइक करके हमारे मिराज के विमानों, मिराज और जगुआर और सुखोई ने वहां पे इस कैंप को तबाह किया था। इस बार भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने उनको एलओसी पार करके जाना नहीं पड़ा, बिल्कुल भारतीय सीमा में रहते हुए हमारे ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए और ब्रह्मोस मिसाइल क्योंकि उसमें बस एक काम आपको करना होता है ललित जी कि उसमें बस अपना जो टारगेट है उसको आपको फिक्स करना होता है। एक बार आपने टारगेट को फिक्स कर दिया, ब्रह्मोस मिसाइल बिल्कुल जो आपने टारगेट फिक्स किया है वहां पे जाके सटीक तरीके से उस अपने जो आप टारगेट फिक्स करते हैं वहां पे अचूक बिल्कुल निशाना उसको साधता है, वही ब्रह्मोस ने किया है। साथ ही साथ इस ऑपरेशन में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। ड्रोन्स जो है वो बिल्कुल उस पे भी टारगेट फिक्स किया गया और उन्होंने उस ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। तो भारत ने ये बता दिया है और सबसे बड़ी बात, जब आप डिफेंस मिनिस्ट्री के जो प्रेस विज्ञप्ति, जो प्रेस रिलीज देर रात जो जारी किया गया, उसमें यही कहा गया कि हमने आतंकी जो ठिकाने थे उसको निशाना बनाया है। कोई पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने जो है के एस्टैब्लिशमेंट जो है उनका आर्म फोर्स दर्शा दिया है कि हमारी जो दुश्मनी है और हमें इस बात से आपत्ति है कि पाकिस्तान जिन आतंकियों को अपने यहाँ पनाह दे रखा है, तो मैसेज पाकिस्तान को क्लियर है। और यही कारण है कि ये खबर नहीं निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस को किसी तरीके का नुकसान पहुंचा है। जो नुकसान पहुंचा है वो आतंकियों को। और मैं अभी थोड़ी देर पहले ललित जी आपसे बात करने के दरमियान इजराइल के बयान को देख रहा था। इजराइल ने अपने एक बयान में कहा कि ऐसे जो भी आतंकवादी हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं उनको तो धूल में मिटा देना चाहिए। तो जाहिर तौर पर आप देखेंगे कि दुनिया के तमाम जो ऐसे देश जो आतंक से पीड़ित हैं वो भारत का इस कार्रवाई का समर्थन भी करेंगे। मनीष, सबसे बड़ी चीज है कि आप देखिए कि अताउल्ला तरार जो कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री, वो 24 से 36 घंटे उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने, कल आप देखिए कि ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया था कि उनके पास पुख्ता जानकारी है कि भारत एलओसी पर मतलब निशाना बनाएगा, अटैक करेगा और उनकी बात जो सही भी साबित होती हुई नजर आ रही है। तो इसको लेकर के भी तरह तरह की सोशल मीडिया पे भी बात चल रही है कि भाई ख्वाजा आसिफ ने नई बात तो नहीं कही थी। उनको पता है कि जब पीओके पर एलओसी के करीब जो है लॉन्चिंग पैड है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के कैंप चल रहे हैं, तो वो तो मतलब पूरी दुनिया को पता है, जग जाहिर है। तो इसमें वो कोई नई बात नहीं कर रहे थे, वो केवल बस मामले को सेंसेशनलाइज कर रहे थे। वो अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भारत हम लोग के ऊपर अटैक करने वाला है। और अभी स्काई न्यूज को तरार ने मतलब एक इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, 9 जगहों पर नहीं है, 5 जगहों पर हुआ है और हमारे सिविलियंस को नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि बहावलपुर और मुरीदी के
जहाँ पे दोनों मतलब ऐसे टेररिस्ट प्लेस हैं जिनको निशाना बनाया गया। तो तरार ये कहते हैं कि वहाँ पे तो हम बीती रात जो है कुछ इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को भी ले जाने के बारे में सोच रहे थे। हमारी योजना थी जो एक उनको दिखाया जाए तमाम सारी चीज़ कि पाकिस्तान के अंदर कोई आतंकी शिविर नहीं है, लेकिन भारत ने जो है वो जल्दबाजी में आकर के हमला कर दिया। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि जो पाकिस्तानी मीडिया मतलब मीडिया में इस तरह की बातें उठ भी रही हैं, वहाँ के मंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो क्या है ये कि मतलब वो अब थके, हारे, निराश, ये तो होना ही था जो है, अब इसके बाद हम क्या कह सकते हैं? बिल्कुल, जो स्काई न्यूज को जो इंटरव्यू दिया है उन्होंने, पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने खुद को विक्टिम बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जी हाँ। हम जो है आतंक का शिकार होते रहे हैं इतने वर्षों में, पिछले 2-3 दशकों में। तो हालांकि इसके जरिए वो बच नहीं सके। ये वही पत्रकार हैं जिन्होंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का भी इन्होंने इंटरव्यू किया था, और ये खुलासा किया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि हम पश्चिमी देशों के कहने पे जो है यहाँ पे आतंक का को पनाह देते रहे। तो उन्होंने अपना पल्ला झाँपने आपको विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की, लेकिन पूरी दुनिया जान रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान दक्षिण एशिया में किस तरीके से आतंक का इस समय सबसे बड़ा गढ़ हो चुका है, और वो देखने को मिल रहा। मेरा सवाल आपसे ललित जी मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपसे क्योंकि लगातार आप इसकी मॉनिटरिंग करते रहे इस पूरे 22 तारीख के बाद से। आज मॉक ड्रिल होना था, और आज मॉक ड्रिल होना है, तो क्या ये मॉक ड्रिल ये भारतीय सेना का मॉक ड्रिल है इसको हम कहें? तो मॉक ड्रिल अगर ये है तो असली जब युद्ध होगा तो क्या होगा? देखिए कितना मतलब इसीलिए कहा जाता है कि मोदी सरकार जो है वो चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है। सबसे बड़ी बात है कि आप 22 अप्रैल 2025 की बैसरन वैली में जो कुछ हुआ, आतंकियों ने कायराना हरकत की, उसके बाद से पूरे आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट को आप देखिए। पूरे सीक्वेंस को अगर आप जोड़ेंगे तो 22 तारीख के बाद से करीब 14 दिन के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। और भारत देखिए कितना स्टेटेड एक स्टेटमेंट है कि हमने टारगेट को वो किया है, उस पर निशाना बनाया। उसमें किसी पाकिस्तानी डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट को नुकसान नहीं किया है, किसी सिविलियन प्लेसेस को नुकसान नहीं किया है, सिविलियन को टारगेट नहीं किया है। तो यानी कि हमारा इरादा जो बहुत पहले से जो जिस मतलब पॉलिसी हमारी है कि भाई टेररिज्म को जो पनाह देगा या पनाह जहां से भी मिलेगा उसको हम ध्वस्त करेंगे। उसमें कहीं सिविलियन के साथ जो है अटैक करने का कोई मतलब नहीं है, उनको नुकसान पहुंचाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो पाकिस्तान की ये जो बात कि वो सिविलियन को सारी चीज की गई है वो वैसे भी खारिज होती है। और पाकिस्तान निश्चित तौर पे क्या है कि अगर आप देखिए कि पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का विक्टिम देश बताता है, तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि अगर किसी समस्या से मैं खुद ही जूझ रहा हूँ, तो मैं क्या वही समस्या दूसरे के लिए क्रिएट करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी उससे पजल हूँ। तो ये सिरे से खारिज हो जाता है। मतलब पाकिस्तान की तरफ से ये है कि वो दो तरफा बात करता है, दो मुंहा बात करता है। और अब अगर पूरी घटना को देखिए तो 23 तारीख को जिस तरीके से सीसीएस की बैठक हुई और उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का फैसला हुआ, तो पाकिस्तान जो है वो की परेशानी पर और उसके बाद उसके सामने तमाम तरह की दिक्कतें आई और जल्दबाजी में उसने भी ताशकंद को सस्पेंड करने का फैसला किया, ताशकंद फैसले को। अब पाकिस्तान की मतलब ये नासमझी कहें या कुछ भी कहें कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ताशकंद को वो सस्पेंड करने की बात किया जो है, तो अल्टीमेटली उसी का नुकसान है, उससे भारत का कुछ नुकसान होना नहीं था। खैर, लेकिन ये कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये बात होती रही कि भारत हमारे ऊपर हमला करने जा रहा है, भारत हमें तबाह करने जा रहा है, भारत अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की नहीं सुन रहा है। हम तो खुद ही कह रहे हैं कि भारत के साथ हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, इंडिपेंडेंट तरीके से जांच करने के लिए तैयार हैं, उसमें सहयोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि जब मुंबई का अटैक हुआ या उसके बाद भी जो घटनाएं घटी और भारत सरकार की तरफ से तमाम जब डोजियर पाकिस्तान को दिए गए, तो पाकिस्तान की तरफ से जब सिरे से खारिज कर दिया जाता है कि वो डोजियर का कोई मतलब ही नहीं है, तो अल्टीमेटली किस बिना पर जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है आतंकवाद को लेकर के भारत के प्रति, वो तो इनसेंसिटिव हमेशा रहा है। उसको कभी आप मानने को तैयार नहीं हुई, बड़ी-बड़ी घटनाएँ हो जाती हैं और उसको आप कह देते हो कि या तो भारत ने ही खुद कराया है या भारत ने किसी तरीके से अंजाम दिलाया है। तो कहने का अर्थ है कि जब इस माइंडसेट के साथ आप अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, तो दुनिया भी भरोसा नहीं करती है। और निश्चित तौर पे अगर आज बीती रात जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, तो निश्चित तौर पे ये मोदी सरकार का चौंकाने वाला फैसला ही कहा जाएगा कि एक तरफ पूरे देश को ये संदेश कि देखिए जो परेशानी है, जो दिक्कत है, जो इस पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते अभी काफ़ी तल्खी तल्खी भरे हैं, बढ़े हुए हैं, तो उन सब के बीच हमें डरना नहीं है, हमें झुकना नहीं है। हमें पूरे भरोसे के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ
हमको अपने मोमेंटम को मेंटेन बनाए रखना है। अब सवाल है कि पाकिस्तान की जो जिन 9 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की ठिकानों को बस्ट किया गया, तबाह किया गया, उसके बाद पाकिस्तान क्या करता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन हकीकत है कि पाकिस्तान के पास जो उसका अपना स्ट्रेंथ है, वो इतना ज्यादा नहीं है कि वो भारत के खिलाफ लंबे समय तक टिक सके। ये हो सकता है कि थोड़ी बहुत वो कार्रवाई को अंजाम दे, लेकिन अगर वो थोड़ी बहुत भी कार्रवाई को अंजाम देता है तो उसका कंसिक्वेंस कितना बुरा होगा, वो उसको समझ भी रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये सारी चीजें केवल जुबानी जमा खाता हो, जुबानी खर्चा हो, जुबानी बात बन के रह जाए। जी मनीष। ललित जी, मूडीज ने भी एक रिपोर्ट जारी किया है, एक दिन पहले रिपोर्ट अपना जारी किया, जिसमें उसने कहा कि अगर किसी भी तरीके का एस्केलेशन दोनों देशों के बीच में अगर होता है तो भारत को नुकसान नहीं होगा। भारत इकोनॉमिक टर्म्स में, आप देखिए कल ही आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि भारत जो है 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, और अगर नुकसान और 2027 तक वो 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, और 2028 में वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो जाएगा। और वहीं पाकिस्तान की स्थिति को मूडीज ने बताया कि अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान ऐसे ही खस्ताहाल उसकी आर्थिक स्थिति है वो और दयनीय हो जाएगी। तो क्या पाकिस्तान को ये भी एक बेचैनी है कि अगर युद्ध किसी तरीके से हुआ, जनता में वैसे ही रोष है महंगाई को लेकर, वहां पे जो किस तरीके से हर चीजें वहां महंगी है, फिस्कल डिफिसिट उनका बढ़ा हुआ है, और विदेशों के धन पे उसका पूरा इकोनॉमी इस समय चल रहा है। $7 बिलियन जो आईएमएफ ने उसको वन टाइम वो दिया हुआ है। फिर 9 तारीख को फिर से आईएमएफ की एक बैठक है जिसमें $1.35 बिलियन जो है देने पर विचार होगा, जिसका भारत पुरजोर विरोध कर रहा है। तो ये भी एक कारण है कि पाकिस्तान इस समय बैकफुट पर है कि वो भारत के साथ लड़ने की स्थिति में नहीं है, एस्केलेट करने की स्थिति में नहीं है। मनीष देखिए, पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री को अगर देखें आप जो है, तो और पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल नक्शे को अगर देखें तो आप देखेंगे कि 45% लैंड मास जो है वो बलूचिस्तान में है। और बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका है जो मिनरल के तौर पर काफी रिच है। लेकिन पाकिस्तान के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि उस मिनरल रिच एरिया को एक्सट्रैक्ट कर सके और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। उसने क्या किया कि शुरुआत से 1947 के बाद से ही उसने एक एजेंडा ही बना लिया कि उसको अपने विकास के बारे में कम सोचना है, भारत को किस तरीके से ज्यादा नुकसान किया जा सके उसके बारे में सोचना है। लिहाजा आप देखेंगे कि कबायली अटैक से लेकर के 65 का अटैक, 71 का अटैक, करगिल का वार, और उसके बाद इस तरीके से कश्मीर में प्रॉक्सी वार शुरू ही हो गया था मिड एटीज में। तो पाकिस्तान का नजरिया एकदम साफ था। आज मतलब अगर होता है ना कि किसी व्यक्ति के बारे में अगर आपको निर्णय करना है कि वो किस तरीके का होगा, उसका मन मिजाज किस तरह का होगा, तो उसके इतिहास को आप देखिए कि उसका इतिहास कैसा रहा है, उसका इतिहास क्या दगाबाजी का रहा है या वो लॉयलिटी का रहा है, वो जिस किसी के लिए लगा तो उसके लिए वफादार रहा। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है पूरी तरीके से वो दगाबाजी की ही रही है। पाकिस्तान के पास बलूचिस्तान के रूप में खजाना था, पीओके जिसको उसने अनधिकृत तरीके से कब्जा किया, जो स्थिति बनी, वो वहां के लोग आज परेशान है। पाकिस्तान के मतलब इस्लामाबाद में बैठे हुए या रावलपिंडी में जो फोर्स चलती है, जो फोर्स का हेडक्वार्टर है, सिविलियन गवर्नमेंट इस्लामाबाद से गवर्न होती है। तो आप देखेंगे कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी कोई कोहेशन था ही नहीं। वो अगर इस्लामाबाद ने अलग अप्रोच लिया तो आप देखेंगे कि क्या हासिल हुआ। नवाज शरीफ के साथ परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, बेनजीर अली भुट्टो के फादर के साथ, जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जियाउल हक ने क्या किया। तो मतलब पाकिस्तान का रक्त रंजित इतिहास है और पाकिस्तान उस इतिहास से निकलना नहीं चाहता है। और जैसा कि अभी आपने कहा कि मूडीज की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से इंडिया को जो है अगर ये सारी चीजें एस्केलेट होती हैं तो उससे ज्यादा नुकसान नहीं होना है। हकीकत में क्या होता है कि अगर लड़ाई होती है तो लड़ाई में नुकसान तो होता ही है, लेकिन हम उस नुकसान को कहाँ तक बियर कर सकते हैं। मतलब अगर हम मेरे जेब में 100 रुपए है तो मैं कम से कम मेरे 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 मतलब मेरे बैंक बैलेंस में अगर लाख रुपए है तो मैं कम से कम ये सोच सकता हूँ कि 25,000 रुपए तक के नुकसान को बियर कर सकता हूँ। लेकिन ये कि अगर मेरे अकाउंट में 5,000 रुपया है तो मैं 500 रुपए नुकसान को भी बियर नहीं कर सकता। लेकिन शायद पाकिस्तान इस सत्य को हमेशा जो है वो झुठलाता रहा है, उससे जो है इस सच्चाई से दरकिनार करता रहा अपने आप को। इसीलिए आप पाएंगे कि पाकिस्तान के सामने मुश्किल तो है। और खास तौर से मनीष एक चीज और देखिए कि अरेबियन सी में आप देखिए कि अरेबियन सी में देखिए और पाकिस्तान के नक्शे को देखिए, कराची से लेकर के ग्वादर तक का पूरा जो इलाका है, अब देखिए कि भारत अगर चाहे तो बहुत अच्छे तरीके से उसकी घेरेबंदी कराची से लेकर के ग्वादर तक कर देगा। जो मतलब कराची से ग्वादर तक जो है अपनी बिल्कुल। सर्विलांस
इस हिसाब से बढ़ा देगा कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगी कि उनके सामान्य जो सामान गुड्स हैं उनकी भी आवाजाही में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान की जो रणनीति है वो सीधी सी बात है कि होता है ना कि एक कमजोर व्यक्ति जो होता है वो हमेशा जो ताकतवर व्यक्ति होता है उसको इधर उधर थोड़ा परेशान करने की कोशिश करता है, उसकी चूंकि उससे ज्यादा वो कर ही नहीं सकता, उसकी क्षमता भी नहीं होती। तो पाकिस्तान के साथ यही है कि दूसरों की मदद के नाम पर वो देश ग्रो होता रहा, जबकि उसकी अपनी पोटेंशियल थी, जो है पोटेंशियल है भी। आप सोचिए कि किस तरीके से चाइना जो पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट लेने लगा और सीपेक के जरिए वो ग्वादर पोर्ट तक जो अपनी पहुंच बनाने की कोशिश में अपना रास्ता बना रहा है। और स्थिति यह है कि बलूचिस्तान के मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पाकिस्तान ने औने पौने दाम पर चाइना को जो है वो ठेका दे दिया, और इस तरीके से पाकिस्तान के राजस्व को भी काफी नुकसान हो रहा है। बलूचिस्तान में जिस तरीके से नाराजगी है वो तो है ही। तो कुल मिला करके आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो नीति नियंता है, जो नीतियां बनाते रहे, उसमें सामंजस्य की कमी रही है। फौज का अपना एक नजरिया रहा है, और फोर्स का जो भी आर्मी चीफ हुआ वो कहीं ना कहीं उसको ये लगने लगा जो है कि वो भी जिया उल हक और परवेज मुशर्रफ बन सकता है। इसीलिए आप पाएंगे जो है कि कहीं ना कहीं जो असीम मुनीर की जो बात है, और इसको कहा भी जा रहा है कि पाकिस्तान की सोशल मीडिया में, पाकिस्तान की मीडिया में भी कि और एक पाकिस्तानी सेना का जो एक मेजर आदिल राजा, उसने कहा कि ये बहुत ही बददिमाग व्यक्ति है और ये सनकी व्यक्ति है, इसको ये पाकिस्तान को जो है बर्बाद करने पे तुला हुआ है। ये किसी तरीके से चाहता है कि वो पाकिस्तान की जो सिविलियन फोर्स है उस पर काबिज हो जाए। वो परवेज मुशर्रफ और जिया उल हक के रास्ते पे जा रहा है, लेकिन समझ उसके में नहीं है। वो जिया उल हक नहीं है, वो परवेज मुशर्रफ नहीं है। और सबसे बड़ी अब ये 21वीं सदी में दुनिया चली गई है और परिवर्तन बहुत सारे हो गए हैं। 2000 तक या उसके पहले तक सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, लिहाजा जो जर्नल्स होते थे वो मनमाना अपना काम किया करते थे, लेकिन अब तो स्थिति यह है कि छोटी मोटी घटना भी रिपोर्ट होती है। तो कुल मिला जुला करके मनीष यह है कि पाकिस्तान के सामने सीमित विकल्प है, और पाकिस्तान अगर वो रिटेलिएट करने की बात सोचता भी है तो निश्चित तौर पे उसका कॉन्सिक्वेंस उसके फेवर में बैड ही होगा। एक और जानकारी बता दूं अपने दर्शकों के साथ जो इस वक्त हमें देख रहे हैं ललित जी की, 10 बजे के आसपास करीब ये माना जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और पूरे इस ऑपरेशन की जानकारी जो है समक्ष रखेगा। किस तरीके का नुकसान जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में और पाकिस्तान में आतंकी जो वहां पे कैंप्स चल रहे थे उसको पहुंचाया गया है, ये रक्षा मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी जाएगी। और साथ ही साथ 11 बजे कैबिनेट की आज बैठक होनी थी, उसमें सीसीएस की भी बैठक होगी, जिसमें तमाम एनएसए वहां पे मौजूद होंगे हमारे, और देखना होगा कि क्या आर्म फोर्सेस के जो प्रमुख हैं वो भी क्या उसमें मौजूद होंगे, जिसमें सीसीएस के सदस्यों को पहले प्रधानमंत्री वहां पे जानकारी लेंगे पूरे ऑपरेशन की। हालांकि वो रात से लगातार जानकारी ले रहे हैं, कैबिनेट के अन्य सदस्यों को बताया जाएगा। साथ ही साथ उसके बाद जब कैबिनेट की मीटिंग होगी तो उसमें प्रधानमंत्री इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी साझा करेंगे। तो ये दो चीजें हैं जो भारत में दिल्ली में प्रमुख तौर पे आज होने वाला है। साथ ही साथ आपको बता दें ललित जी, जिस तरीके से क्योंकि ये ऑपरेशन अब हो चुका है, और आपसे मेरा सवाल ये है कि जितने पॉलिटिकल पार्टियां भारत में, विपक्षी पार्टियां हैं, वो पहले दिन से कह रही थी कि हम भारत सरकार के साथ हैं, उनको सख्त कदम उठाना चाहिए। और हमारे सेना को खुली छूट भी सरकार ने दे रखी है कि वो तय करें किस समय, किस वक्त, किस तरीके का ऑपरेशन करना है। ये आपको याद होगा कि ये प्रधानमंत्री ने ऑथराइज किया था, आर्मी कोई और हमारे सैन्य बलों को अधिकार दिया था। लेकिन अब जो पॉलिटिकल पार्टियों का रिएक्शन आ रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं जय हिंद, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सभी का बयान आ रहा है। तो आप पॉलिटिकल लेवल पे इसको किस तरीके से आंक रहे हैं, इस पूरे ऑपरेशन को? सभी अब सरकार के साथ इस मुद्दे पर खड़े नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है मनीष की ये देश की जीत है ना, ये देश के लिए गर्व का क्षण है। मतलब अगर देश की सेना, भारतीय फौज, एयरफोर्स वो एकदम कंसल्टेड एफर्ट के साथ आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त करती है, तो निश्चित तौर पे क्या है कि ये देश के लिए एक गर्व की बात है। तो स्वाभाविक है कि पार्टी लाइन से उठकर पार्टियों के अंदर भले ही मतभेद हो, विभेद हो, और तमाम तरह की, आपने देखा भी होगा कि पहलगाम अटैक से लेकर के इस ऑपरेशन को अंजाम देने के पहले तक सभी दल, करीब सभी दल यही कह रहे थे जो है कि भारत सरकार कब कार्रवाई करेगी, हमको उसका इंतजार है, देश को उसका इंतजार है। तो वो इंतजार खत्म हुआ और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया।
आगे क्या रणनीति बनेगी, क्या चीजें होंगी, और उसके बारे में जैसा कि आपने बताया कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 बजे के करीब की जाएगी, तो वहां से सारी स्थिति बहुत साफ होगी कि एग्जैक्टली कितने ठिकानों को निशाना बनाया गया, कितने आतंकी मारे गए, किस तरीके का डैमेज हुआ है, पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में किन किन जगहों को टारगेट किया गया। रक्षा मंत्रालय ये भी बताएगा कि आगे मतलब हम क्या कर सकते हैं, ये तमाम तरह की जानकारियां, किन परिस्थितियों में इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो करीब 1 घंटे के बाद सारी स्थिति साफ हो जाएगी। जो कयास भी कुछ लग रहे हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए या मीडिया में अलग-अलग तरह की खबरें भी आ रही हैं कि 100 आतंकी मारे गए, 90 आतंकी मारे गए, नुकसान इस स्तर पर है। तो वो सारी स्थिति रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद साफ हो जाएगी। उसके बाद सीसीएस की बैठक होगी। तो सीसीएस की बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर के सामने आता है, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात सच है कि भारतीय राजनयिक वैसे सामान्य दिनों में भले ही एक दूसरे के ऊपर काफी गंभीर लांछन भी लगाते हैं, छीटाकसी भी करते हैं, आरोप भी लगाते हैं, लेकिन मुश्किल की घड़ी में भारत का एक इतिहास बहुत अच्छा रहा है कि सभी दल वो पार्टी लाइन से उठ करके अपनी बात को रखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये सेना किसी एक पार्टी की नहीं है, एयरफोर्स किसी एक पार्टी की नहीं है, वो सभी दलों की है, पूरे देश की है। और भारतीय सेना की तरफ से, भारतीय खुफिया एजेंसियों की तरफ से जब किसी कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जाता है, तो उसमें कहीं मीन मेख निकालने की बात नहीं बनती है। इसीलिए आप देखेंगे कि चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, ओवैसी साहब ने तो एक कदम और आगे जाकर के कहा है कि अभी एक अच्छा मौका है, सही चीज़ है, जितने भी आतंकी ठिकाने हैं, वो सबको ध्वस्त कर देने की ज़रूरत है। मतलब उनके हिसाब से कि ऑपरेशन को रोकने की ज़रूरत नहीं है, इसको और अगले स्तर पर बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि ये समस्या समूल जड़ से खत्म हो जाए। तो अभी का जो बयान है, आप वो निश्चित तौर पे वो एक्सपेक्टेड लाइन है, जिस पर राजनीतिक दल अपनी बातों को रख रहे हैं। और जनमानस जो मिजाज है, आपने देखा होगा कि पहलगाम आतंकी हमले में जो लोग मारे गए, उनके परिवारों का भी ये कहना है कि 14 दिन बाद कम से कम जो है उनके सीने को थोड़ी-सी ठंडक मिली है, उनको थोड़ी-सी तसल्ली मिली है, जो उनका अपना, जिनको उन्होंने अपने को खोया है, उसको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन जो गम है, दर्द है, वो चीज़ जो थोड़ी-सी कम हुई है, लेकिन इसको और इफेक्टिवली आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मनीष को मिला-जुला करके ये है कि आज की डेट में कोई भी पार्टी कम से कम इस बात की ज़हमत भी नहीं उठाएगा कि वो मतलब इस तरह का कोई बयान दे कि वो खुद ही कंट्रोवर्सी में आ जाए। तो सभी लोग नपे-तुले अंदाज में, अपनी सही अंदाज में अपनी बात को रख रहे हैं। जी और मनीष? एक बात और है ललित जी की जैसे पिछली बार जो ऑपरेशन हुआ था उरी में जो आतंकी हमले के बाद वो भारतीय सेना पैदल जाकर वहां पे ऑपरेशन करके आई थी। बालाकोट में जब स्ट्राइक किया था तो हमारे मिराज वहां पे जाके स्ट्राइक करके आए थे। इस बार क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया के जरिए खुद सारे विजुअल्स फुटेजेस उस पूरे स्ट्राइक के मौजूद हैं, जो कि भावलपुर की बात करें, मुजफ्फराबाद की बात करें, सारे जो वो कैंप्स हैं वो टूटे हुए बिखरे हुए अस्पतालों में भी रात भर जो गहमा-गहमी है वो विजुअल आ रहे हैं। तो इस बार किसी को ना यकीन करने का कोई ऐसा बात नहीं है कि वो यकीन ना कर सके, क्योंकि पाकिस्तान में बेचैनी और उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद रात में एक ट्वीट करके कह रहे हैं कि भारत ने गलत किया है, हम इसका जवाब जी, देंगे। और जवाब दें। तमाम वहाँ के आला नेताओं का बयान आ रहा है। इसका मतलब अब ये पाकिस्तान भी कंसीड कर चुका है कि भारत ने किस तरीके का ऑपरेशन सिंदूर किया है। तो यहाँ के राजनेताओं को, हमारे राजनेताओं को ना मानने का कोई अब बचता नहीं है, उनको, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो ये अच्छी बात है। लेकिन आप शहबाज शरीफ के बयान को कैसे देखते हैं? क्योंकि शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम भी माकूल समय पे उचित जवाब देंगे। उनके पास क्या जवाब देने का तरीका हो सकता है? देखिए यही मनीष 2016, 2019 और 2025 में यही फ़र्क हो गया कि 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान भी सवाल उठाता था, पाकिस्तान मानता ही नहीं था कि सर्जिकल स्ट्राइक भारत की तरफ से किया गया है। 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक को भी नहीं मानता था। वो बहुत ज़्यादा जब उसके कुछ सबूत पेश किए गए तो उसने यही कहा कि ठीक है, भारत की तरफ से किया गया, लेकिन वो किसी को मारा नहीं, कुछ पत्ते-वत्ते उखड़ गए, इतना ही कुछ हुआ था। लेकिन इस बार क्या है कि पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से जो बातें आ रही हैं, आप सोचिए कि पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से विजुअल्स भी रिलीज़ किए जा रहे हैं और दिखाए जा रहे हैं, तो ना मानने की कोई वजह नहीं है कि भारत की तरफ से कार्रवाई की गई है। लेकिन जब अताउल्लाह तरार जब ये कहते हैं कि नहीं 9 नहीं 5 है, तो कहने का अर्थ है कि वो अभी भी थोड़ा-सा लिबर्टी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि नुकसान तो थोड़ा हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना भारत कह रहा है। मतलब संख्या को लेकर के 5 और 9 को।
दूसरी चीज है कि शहबाज शरीफ के पास आखिरकार ऑप्शन क्या है? अल्टीमेटली उनको अपनी कंस्टिट्यूएंसी को जवाब देना है, लेकिन ये निश्चित तौर पे ये अहम चीज है कि उस समय इस तरह का कोई बयान नहीं आया था पाकिस्तान की तरफ से कि हम इसको जो है अनपनिश्ड जो है नहीं छोड़ेंगे, मतलब हम पनिश करेंगे। तो पनिश करने का मतलब है कि पाकिस्तान की जो है वो सिविलियन हुक्मरान है, प्राइम मिनिस्टर है, अगर उनकी जुबा से ये बात आ रही है तो निश्चित तौर पे उसको गंभीरता से तो लेना ही पड़ेगा कि वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि केवल जुबानी जमा खर्ची का कोई मतलब नहीं होता है। बोलने के लिए तो आप बोल सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं, और लाजिमी भी बनता है कि भाई आपकी जमीन पर नुकसान हुआ है, ठीक है, आपकी जमीन से टेररिस्ट कैंप जो है चल रहे थे, उनको निशाना बनाया गया है, लेकिन सिंबॉलिक तौर पर ये साबित तो हो गया जो कि पाकिस्तान निश्चित तौर से रोग स्टेट है, एक टेररिस्टों को पनाह देने वाला देश है, और उसको उसको क्या है कि कम से कम अब इस नजरिए से उन्होंने मान भी लिया। शहबाज शरीफ ने भी माना कि हाँ, हमारे देश में एक्शन हुआ है, भारत की तरफ से कार्रवाई की गई है, जिसको हम माकूल जवाब देंगे। तो वो शब्दों तक है, और ये देखने वाली बात है कि पाकिस्तान उसको किस तरीके से रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान और इंडिया के मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें, एयरफोर्स की स्ट्रेंथ की बात करें, या नेवी के स्ट्रेंथ की बात करें, तो पाकिस्तान कहीं भी स्टैंड नहीं करता है। ये बात सच है कि पाकिस्तान चाइना की मदद से बहुत सारे मिसाइल्स को अपने पास रखा हुआ है, लेकिन देखा यह जाता है कि एक और चीज है कि भाई आपके पास हथियार होना मतलब नहीं है, आप उसको कितना सोफिस्टिकेटेड तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं, ये भी प्रोफेशनली कैसे इस्तेमाल कर पाते हैं। और मनीष, ये भी ये बात महत्वपूर्ण होती है कि करगिल की लड़ाई में आप देखेंगे कि परवेज मुशर्रफ की तरफ से जब पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स करगिल के ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर, ऊंची ऊंची चोटियों पर वो काबिज हो गए, तो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान को एज था। भारत की जो फौज है वो नीचे थी, और पाकिस्तान की आर्मी ऊपर थी, वो उनको स्ट्रेटेजिकली एडवांटेज था। लेकिन हुआ क्या, वो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज को भी पाकिस्तान रिटेन नहीं कर पाया, और भारत की फौज ने एक बार साबित कर दिया कि चाहे हमारे सामने परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, दुर्गम हो, जटिल हो, हम उन सारी स्थितियों को कंटेन करने में, उसका जवाब देने में सक्षम है, और जो कि भारत ने करके दिखाया। तो आज की डेट में जो कि प्रूवन है कि 9 ठिकानों को तबाह किया गया है, और अमेरिका की तरफ से भी बयान ये आया, मार्को रूबियो की तरफ से, कि ये भारत की तरफ से जो कार्रवाई हुई है, वो हम ये सोचते हैं कि इसके बाद मामला एस्केलेट ना हो। और भारत ने भी साफ कर दिया है कि हमारा जो टारगेट था, हमने उसको उस पर निशाना साधा है। उस पर हमारी जो लड़ाई है वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई पहले दिन से एकदम क्लियर थी कि वो आतंकियों के खिलाफ है, आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के खिलाफ हमारी लड़ाई थी, उसको हमने अचीव किया है। तो यानी कि भारत की तरफ से भी ये मैसेज एकदम साफ है, और उसके बाद अगर पाकिस्तान कोई कार्रवाई करता है तो निश्चित तौर पे आप ये मानेंगे, आप ये समझिए कि पाकिस्तान एक तरफा तरीके से कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि भारत की तरफ से अभी तक किसी भी पाकिस्तान के मतलब सिविल ठिकानों को, उसके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। तो शहबाज शरीफ का ये बयान एक हताशा भी है, और इससे ज्यादा वो देते भी क्या, कम से कम उनको अपने पब्लिक को भी बताना है कि भाई हम भी तैयार हैं। जी मनीष, एक सवाल, हम लोग रैप अप करेंगे तो आपसे एक और सवाल है कि मॉक ड्रिल का जिस तरीके से घोषणा किया गया गृह मंत्रालय की तरफ से 2 दिन पहले कि हम देश भर में मॉक ड्रिल करेंगे ऐसे संवेदनशील जो जिले हैं, और वहां पर, और आज मॉक ड्रिल होना था शाम में। आपको क्या लगता है कि इसके जरिए भारत ने पाकिस्तान को कहीं उलझा तो नहीं दिया था कि भारत क्यों मॉक ड्रिल कर रहा है? मॉक ड्रिल तो असल में पाकिस्तान में होना चाहिए था, और मॉक ड्रिल में वहां की जनता को छिपने का जगह ढूंढना चाहिए था कि किस तरीके का ऑपरेशन भारत रिटेलिएट करेगा पहलगांव के बाद। लेकिन ये मॉक ड्रिल भारत में हो रहा है, तो क्या ये भारत कहीं एक पाकिस्तान को उलझा कर तो नहीं रखा था? और क्या आपको लगता है मॉक ड्रिल होगा, या ये दोपहर तक हमें पता चलेगा कि शायद कैंसिल ना हो जाए? मनीष, हम लोग एक बार अपनी पीछे की चर्चा में बात कर रहे थे कि 2 तरह की स्थिति होती है कि आपका एडवर्सरी अगर बहुत ज्यादा मजबूत है तो भी दिक्कत है, तो भी परेशानी बढ़ जाती है, और आपका एडवर्सरी एकदम चुप होकर के बैठ जाए, वो कुछ ना बोले, वो कुछ ना कहे, सामान्य तरीके से अपनी बात रखता रहे, तो भी जो दिक्कत है। तो पाकिस्तान के साथ यही चीज आई है कि पहलगाम के अटैक के बाद जिस तरीके से भारत की तरफ से बहुत ही संयमित तरीके से बयान दिए जाते रहे, संयमित तरीके से फैसले लिए गए, तो पाकिस्तान के अंदर एक बेचैनी तो बढ़ गई कि कुछ न कुछ जो घटना घटेगी, और बड़ी घटना घटेगी, लिहाजा वो अपनी तरफ से तमाम तरह की बातें
करना शुरू कर दिए, 24 से 36 घंटे, 4 दिन और एलओसी पर, और ये तमाम तरह की बातें जो है करते गए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बेचैनी तो थी ही थी, और जिस तरीके से मॉक ड्रिल के जस्ट पहले इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देना, तो निश्चित तौर पे कि पाकिस्तान के जो बैठे हुए अब जो रणनीतिकार है वो भौचक्के रह गए होंगे कि आखिरकार जो है ये क्या हो गया। हो सकता है कि उन्होंने ये सोचा हो कि भाई मॉक ड्रिल के बाद जो भारत कुछ ऑपरेशन को अंजाम दे, लेकिन उनको शायद अंदाजा नहीं रहा होगा कि एक तरीके से एक तरफ मॉक ड्रिल और दूसरी तरफ जो है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों के ठिकानों पर प्रहार। तो स्वाभाविक तौर पे है कि आज उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट होंगे वो भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये सब क्या हुआ और अब हमें आगे क्या करना चाहिए। लेकिन आप तय मानिए कि भारत की तरफ से बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह बिहेव किया जाता रहा है, और हमेशा वो कोई मतलब सतही बात नहीं की जाती है, कोई हल्की बात नहीं कही जाती है। वो विशुद्ध तौर पर भारत पाकिस्तान से हमेशा ये कहता रहा है कि हमारा जो मसला है उसमें कोर जो इशू है वो आतंकवाद है। आतंकवाद को आप रिनाउंस करिए, डिनाउंस करिए, आतंकवाद के रास्ते से हटिए। आतंकी जो तंजीमें हैं उनको डिसमेंटल करने के लिए, उनको हर तरीके से खत्म करने के लिए आप हमारे साथ आइए, और हमारे सहयोग की जरूरत है तो हम दोनों एक साथ मिलकर के आतंक की तंजीमों पर प्रहार कर सकते हैं। क्योंकि आप खुद भी कहते हैं कि हम आतंकवाद से पीड़ित हैं। सवाल है कि जब आतंकवाद से पीड़ित आप भी हैं और आतंकवाद की समस्या हमारे भी मुल्क में है, तो उसको कंटेन करने के लिए दोनों देश एक साथ क्यों नहीं आते। और यहाँ से पाकिस्तान का पीछे हट जाना इस बात की तरफ इशारा ही नहीं करता है, बल्कि पुख्ता तौर पर इस बात को कायम भी करता है कि पाकिस्तान कहीं न कहीं इस तरह की हरकतों के जरिए भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। अब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक कार्रवाई हुई है, और ये देखने वाली बात है कि पाकिस्तान किस तरीके से रिएक्ट करेगा। और यकीन मानिए कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन होता है तो निश्चित तौर से भारत जो है वो रिएक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि स्पष्ट है कि हम पहले किसी को छेड़ेंगे नहीं, और अगर कोई छेड़ेगा तो उसको फिर छोड़ेंगे भी नहीं। तो ये पाकिस्तान की मतलब इंडिया की एक विचार है, इंडिया का एक सोच है, डॉक्ट्रिन भी है। तो आप देखेंगे कि अब सब कुछ गेंद जो है वो पाकिस्तान के पाले में है कि पाकिस्तान के हुक्मरान असीम मुनीर, असीम मलिक, जो कि एनएसए जो बनाए गए हैं और आईएसआई के मुखिया भी हैं, और ये लोग बैठ करके क्या सोचते हैं, किस तरीके से अपना अगला कदम उठाते हैं। तो कुल मिला करके मनीष ये है कि घटना जो है एक तरीके से जो भारत के लोगों की एक चाहत भी थी, एक जो एंगर था, गुस्सा था, उसको थोड़ी सी कम करने में मदद मिली है। और दुख दर्द जो है जिन परिवारों को मिला है उसको भुला पाना आसान नहीं है। लेकिन ये है कि सरकार ने एक मैसेज क्लियर कर दिया कि वो आतंकवाद के खिलाफ जो है न झुकी थी, न झुकी है, न तो झुकने का कोई सवाल है। तो अब इस पर आगे क्या कुछ होगा, इस पर हम लोग अपनी चर्चा को और बढ़ाएंगे और बात करेंगे। और मनीष, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। और आप हमारी खबरों को desh.thefederal.com पर लॉग इन करके पढ़ सकते हैं, जहाँ पर हम तथ्यात्मक और फैक्चुअल खबरों को पेश करते हैं। मनीष, आपका धन्यवाद। धन्यवाद अनिल जी।